कहने में गुरेज नहीं है कि जब से के शर्मा जी कैबिनेट में मंत्री हुए हैं, तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि मऊ में विकास की राजनीति के लिए सभी विधायक नेता सांसद होड़ लगी हुई है कि मेरा काम, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम की बात हो रही है। खुशी की बात है ये। इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम शर्मा जी आए तो विकास की राजनीति करी। इन नवीन जी की बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। वहाँ एक कार्यकर्ता का भी बहुत सम्मान है। कौन कार्यकर्ता कब कहाँ चला जाएगा इसकी कोई वो नहीं। इस चीज के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी लाइन से समर्थन। बचपन से रुचि थी राजनीति में आने के लिए या फिर किसी विशेष कारणवश आप राजनीति में आए? अगर बीजेपी में नहीं है तो आप बलात्कारी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप घुसपैठी हैं, आप यदमुल्ला हैं, सभी तरीके की टिप्पणियां आपको चल रहा है। मेरी माता जी बहुत संघर्ष की है और हम लोग हर चीजों को देखे हैं। जो गरीबता की अंतिम श्रेणी है वहां से हम लोग उठे। आपने भी बताया कि आप गरीबी से उठ करके यहाँ तक का सफर तय किया, तो उन दिनों आप गरीबी से जब जूझ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन से, तो ऐसे में नौकरी को ना चुन करके आपने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया और किस सन में आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया? महिला सशक्तिकरण जो हमारी आज की गवर्नमेंट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस है और मैं देख रहा हूँ। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 2013 में बेरोजगारी दर 8.9% था, जो कि अभी के समय 2025 में 4.7 रह गया है। भारत की कोई आईआईटी और कोई प्रोफेशन और कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ मेरे साथ की छात्र उस आईआईटी में ना हो। हाँ, किसान सम्मान निधि का मैं समर्थन करता हूँ। वो किसान के लिए करिए। हम लोगों के सांसद जो थे अतुल राय, तो एलिगेशन लगा था 5 साल हम लोगों के क्षेत्र में नहीं आता। वो भी तो सांसद थे। आप वो भी संस्कार जी वीडियो देखे होंगे, मिल्कीपुर चुनाव में एक दरोगा पिस्टल तान रहा है महिला के सामने, मार देंगे। वो वीडियो, वो फोटो चुनाव आयोग को दे दिया गया। जब चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हम लोगों ने ये भी देखे होंगे कि हम लोगों ने सफेद चादर चुनाव आयोग को देने का काम किया है कि आप मुर्दे हो गए हैं, लेकर सो जाइए। फिर मैं कुछ मुद्दों पे मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। भाजपा का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, तो आपको नहीं लगता कि ये हकीकत है? मैं दल से हटके कह रहा हूँ और सभी दल को ये नसीहत भी दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप किसी भी दल से कोई लोकल किसी आएगा तो हम लोग एक मुहिम छेड़ेंगे कि हम लोग लोकल को सपोर्ट करेंगे। पार्टी निष्कासित कर देगी, समाज सेवा जारी रहे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात। आप परीक्षा लीक कर नहीं कराते तो हम कह देते कि पारदर्शिता हो रही है। एक ही परीक्षा को 5 बार कराइए तो उस पर क्या सरकार का पैसा नहीं खर्च हो रहा है? आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी कैसे है कि पर्चा लीक हो जा रहा है भाई? कैसे है कि पर्चा लीक हो जा रहा है? हाँ भाई, एक फर्क हम भी कह रहे हैं। दोहरी घाट में मेमो ट्रेन चलना और दोहरी घाट रोडवेज के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मेरे भाइयों के जो अपनी मेहनत के पसीने की कमाई से जो पैसे देते हैं, उनकी कमाइयों से मैं चलता हूँ, उसका फ्यूल अपनी गाड़ी में खर्च करता हूँ और लगातार लोगों के सुख दुख में लगा रहता हूँ। अगर अवसर मिला तो एक संस्कार जी पुरस्कार चैनल में आप मैं बता दूं, कोई जानेगा कि जिला पंचायत सदस्य अजय यादव है और कोई वार्ड से जिला पंचायत का क्षेत्र है, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष की दिशा और दशा नहीं तय करेगी तो बताइएगा। पिछले साल इसी मंथ में हम लोग की प्रदेश स्तर की मीटिंग थी, जनवरी, और यूथ की मीटिंग थी। तो यूथ की मीटिंग में कोई बाहर ही नहीं होता है ना, मोबाइल लेके जा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं 7 मिनट अकेले बाई फेस अखिलेश जी से बात किया खड़ा होकर। तो सांसद जी ने अभी जल्द ही 3-4 दिन पहले एक अम्बेडकर पार्क बन रहे हैं भगवान चक में, मेरे व्यक्तिगत प्रस्ताव पे सांसद जी ने वहाँ पार्क में उपलब्ध है 12 लाख कुछ की धनराशि स्वीकृति है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद रोशी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
अखिलेश जी ने आपकी बड़ाई की ऐसा आप बता रहे हैं। वहीं आपके प्रभार वाले जनपद देवरिया में सभी विधानसभा की सीटों पर भाजपा का कब्जा है। तो क्या इसकी भी सूचना अखिलेश जी को है? बिल्कुल सोचना तो ये पता है कि अजय जी ही उस जिले के प्रभारी हैं। विपक्ष के लोग किसी आंकड़े को मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, ईवीएम को मानेंगे नहीं। तो फिर कैसे नहीं, उनको हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, ईवीएम को नहीं मानते। मैं फिर पुनः बधाई दे रहा हूँ कि देखिएगा आप आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों को छूएंगे। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए प्यारा संदेश आपका क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 10 में। और इस बार फिर जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी युवजन सभा के ही जनपद देवरिया के प्रभारी भी हैं। और इसी के साथ साथ वो जनपद मऊ के वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी भी हैं। अजय यादव आशु जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संस्कार जी, आपके राष्ट्रीय को चैनल को जो आपने मुझे आमंत्रित किया है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैंने परिचय के क्रम में भी बताया कि आप राजनीति से जुड़े हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है कि बचपन से रुचि थी राजनीति में आने के लिए या फिर किसी विशेष कारणवश आप राजनीति में आए? बचपन से ही समाज सेवा की एक छोटी झलक थी, और चूंकि मेरे घर में भी राजनीति से मेरे भाई साहब 2005 से 2015 तक लगातार पंचायत चुनाव के प्रधान रहे हैं, तो लोगों को देख के लोगों के बहुत नजदीक देख के, और चूंकि हम बहुत निचले क्रम से आते हैं तो धीरे धीरे मैंने लोगों से जुड़ना शुरू किया। उसके बाद मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ से काफी अच्छे अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना हुआ, तो वहाँ से राजनीति के प्रति इंटरेस्ट आने लगा। आपने अपने वक्तव्य में बोला कि आप निचले क्रम से आते हैं। निचले क्रम का मतलब ये कि आर्थिक रूप से शायद शुरू के दिनों में आपने संघर्ष किया। जी जी, ये कहने में गुरेज नहीं है। जी इस नई बाजार के धरती से मेरी माता जी 2003 और 4 को जी पैदल दोहरी घाट जाके, और दोनों हाथ में एक सर पे वो रख के बॉटल रख के, एक हाथ में बॉटल रख के, इतना कंसंट्रेशन था कि ले जाके पैदल दूध बेचा करती थी। और मेरे भाई साहब भी जो प्रधान है रामाश्रय, वो भी दूध बेचे हैं। और मेरे जो 3rd नंबर के भाई साहब है वीरेंद्र जी, वो भी दूध बेचे हैं भैया। और हम लोग 2003-4 तक लगातार ये कंटिन्यू हम लोग किए हैं, और मेरी माता जी बहुत संघर्ष की है। और हम लोग हर चीजों को देखे हैं, जो गरीबता की अंतिम श्रेणी है वहां से हम लोग उठे। आपने भी बताया कि आप गरीबी से उठ करके यहाँ तक का सफर तय किया। तो उन दिनों आप गरीबी से जब जूझ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन से, तो ऐसे में नौकरी को न चुन करके आपने राजनीति में आने का निर्णय क्यों लिया और किस सन में आपने राजनीतिक जीवन की यात्रा को आरंभ किया? मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज 2006 में मेरा एंट्रेंस दिया, वहां से इंटर किया गोरखपुर। जी उसके बाद से फिर मैं एंट्रेंस दे के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में एंट्रेंस दे के मैं पढ़ाई किया, और मैं 2014 में पास आउट हुआ। और सेंट एंड्रयूज अपने आप में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उस विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ। और मुझे ये लगा कि बीच में 2013-14 में मेरे यहाँ जैसे मेरे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया, मुझसे जो बड़े हैं वीरेंद्र भाई साहब, अब बड़े भैया की तबीयत काफी खराब हो गई, और मैं बीएससी पास आउट करके मुझे आना पड़ा पंचायत की। 3-4 साल के कार्यकाल मैं स्वयं हैंडल किया, और मेरी परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी चली गई थी, क्योंकि भैया बीमार थे और कोई देख नहीं सकता था। इसी वजह से मैं अपनी बीएससी की पढ़ाई छोड़ के मैं यहाँ आया। और एक चीज आपको और बता दूं, भारत की कोई आईआईटी और कोई प्रोफेशन और कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ मेरे साथ की छात्र उस आईआईटी में ना हो। प्रोफेसर नहीं है कि
एसआई नहीं है कि मास्टर नहीं है, किस प्रोफेशन में मेरे साथ के बच्चे नहीं हैं, और डॉक्टर नहीं है, भाजपा शासक एमबीबीएस है। मतलब इतना कल्चर है। एक मैं ही हूँ, एक तो वकील भी है, मैं ही हूँ कि जो समाज सेवा में हूँ। और वो सबका बहुत सपोर्ट रहता है, मेरे दोस्तों का आज के डेट में बहुत सपोर्ट। फोन करते हैं, कहते हैं तुम ठीक हो। आपने अपने वक्तव्य में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र किया। जी। ऐसे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम संचालित होता है, वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी। वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड इन हिंदी 2018 जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की थी, वो नारी शक्ति थी। तो ऐसे में नारी शक्ति को लेकर के अजय यादव आंसू क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, नारी शक्ति का पहला एक मिसाल हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं, हमारे देश की प्रथम व्यक्ति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और देश के लोकतंत्र का सबसे एक खूबसूरत उदाहरण है। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो हमारी आज की गवर्नमेंट है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है। और मैं देख रहा हूँ, मैं आप तो ये बड़ी बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? नहीं नहीं, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। सशक्तिकरण आज देखिए, समाजवादी पार्टी में भी तो बहुत सारे महिलाएं सांसद हैं, और वो नहीं, भी महिलाएं सांसद ऐसी हैं जिनके शादी नहीं हुए, यूथ महिलाओं का। ये तो हकीकत है। पर आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए भाजपा के सशक्तिकरण की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, सशक्तिकरण कहने का मतलब जिसकी नीतियां अच्छी हो। प्रधानमंत्री मेरे भी, जी। मुख्यमंत्री मेरे भी हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव में उनके साथ नहीं रहूंगा, उनकी विचारधारा मुझसे नहीं मिलती हैं, लेकिन जो चीज सही रहेगा उसका तो बढ़ाई करना पड़ेगा। जो चीजें गलत है समाज में, जो नीतियां गलत है, उसका खुल के विरोध करेंगे। तो नारी शक्ति को लेकर के क्या कुछ सोचते अगर एक शब्द में कह ले तो उनके जो नारियों का सम्मान है, अगर कुछ पहलू पे देख लें तो बहुत ही अलग अलग दिशा में। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की आप लोगों ने बेल कर दिया। हैं? हमने नहीं किया। नहीं नहीं, बीजेपी के लोगों ने बेल करा दी। जी। आज पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वो मामला चल रहा है। और वहीं सोच लीजिए, एक समाजवादी पार्टी के मात्र एलिगेशन लगाई हुई महिला गायत्री प्रजापति जी को केवल एलिगेशन लगाई है, वो भी एफिडेविट दे चुकी है 4 बार कोर्ट में कि मैं भूल चूक दिया, चाहे जो भी एफिडेविट दिया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं। उसके बाद भी भाजपा ने उनको बेल नहीं दे रही है। इसका सीधा सीधा एक ज्वलंत उदाहरण है कि भाजपा एक अपने, उनके कुलदीप सिंह सेंगर देख लीजिए, उनको बेल दे दी। फिर उसके बाद से आपके तमाम ऐसे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा बोले तो वॉशिंग मशीन मशीन है। आप जाइए, जाइए, तुरंत आप फ्रेश हो जाएंगे, आपके पास कोई एलिगेशन नहीं है, आप एकदम सच्चे हिंदू हैं। अगर आप भाजपा के हिंदू हैं तो तब तो हिंदू हैं, अगर आप भाजपा के हिंदू नहीं हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। आपने भी बोला कि बेल दे दिया गया कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल को खारिज कर दिया। तो ये भाई, आप मंशा तो है ना सरकार की। इसमें सरकार सरकार ने कहा कुछ किया, वो तो कोर्ट ने जो भी किया तय किया। अच्छा, इस अगर कोर्ट और कुलदीप सरकार। सिंह सेंगर की बिटिया का कहना है कि नार्को टेस्ट भी करवा लो, पर वहीं पीड़िता कह रही है बार बार कि हम नार्को टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो क्यों नहीं गायत्री प्रजापति का मामला को क्यों नहीं कोर्ट देख रही है बताइए? 15 साल से जैसे एलिगेशन लगाए हुए थे जेल में। हम लोगों के सांसद जो थे अतुल राय, केवल एलिगेशन लगा था, 5 साल हम लोगों के क्षेत्र में नहीं आता। वो भी तो सांसद थे, केवल एलिगेशन लगा था। मैटर को कहाँ से कहाँ। आप एक लाइन की मैंने बात कहा कि आप बीजेपी में जाइए और एकदम सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आप एकदम सच्चे सब कुछ हैं जो आप चाहते हैं। बाकी उसके अगर बीजेपी में नहीं है तो आप बलात्कारी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप घुसपैठी हैं, आप यदमुल्ला हैं। सभी तरीके की टिप्पणी आपको चल रहा है। आपने भाजपा पे आरोप लगाया कि अगर भाजपा में आप चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। ये सारे आरोप आपके ऊपर से खारिज हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। परंतु आपने अपने गृह जनपद के पूर्व सांसद अतुल राय जी का भी जिक्र किया, और कुछ नेताओं का आपने जिक्र किया। पर फिर से मैं आपको बता दूं कि जब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप लगे तो उनकी सदस्यता भी रद्द की गई, और वो पार्टी से भी निष्कासित किए गए, और जो भी उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो सारे कोर्ट के आदेश पे हो रहे हैं। तो ऐसे में आपने एक तरफ ये भी कहा कि नारी सशक्तिकरण को भाजपा बढ़ावा दे रही है। नहीं, बिल्कुल दे रही है। देखिए, राशन कार्ड को देख लीजिए,
एक ज्वलंत उदाहरण है। अच्छी बात है, इसकी अच्छी पहल है। और काफी अभी तो कल मुख्यमंत्री जी का मैंने एक पेपर में पढ़ा कि वो बोल रहे थे कि अगर जिसकी 2 बच्चियां हैं कहीं की भी एजुकेशन करेंगी तो एक बच्ची का तो फीस वगैरह के लिए माफ की भी योजना है। जो चीजें नीतियां अच्छी हैं, तुम बिल्कुल कहा। 1990 के दौर में राम मंदिर को लेकर के भाजपा और संघ ने एक नारा दिया कि एक नहीं 100 बार नहीं हर बार यही दोहराएंगे, राम लला जन्मे थे जहां पर मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी आपके चाहने वाले आप पर जान लुटाएंगे। और इन पंक्तियों को भाजपा ने कहीं ना कहीं चरितार्थ भी किया। तो ऐसे में राम का मंदिर बनना आप किस तरह देखते हैं? हम लोग तो क्या उसको आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो कुछ कहा वो किया? हम लोग तो यही देखते हैं कि भाजपा आई, अयोध्या में बहुत सारे व्यवसायियों को, जो इंटरनेशनल लेवल के व्यवसायी हैं, राष्ट्रीय लेवल के व्यवसायी हैं, सबको वहां ले जाके गरीब मजदूरों का, गरीब लोगों का मकान गिरवा के वहां अपने तरीके से प्लॉटिंग करके मंदिर की जो जमीनें हैं उसको अपने हिसाब से करके ट्रस्ट में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यही है। इसी सब की ही देन है कि आज हम वहां से सांसद हैं। जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप हमको बता रहे हैं, हम वहां से हमारे सांसद हैं। सोच लीजिए, जहां से पूरे भारत की दिशा और दशा राजनीति तय होती है भाजपा की, वहीं से हम सांसद हैं। पर जिस सीट को खाली करके हम्म, वो सांसद बने हैं हम्म, अवधेश प्रसाद जी, जी जी। उस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। चुनाव आयोग चुनाव आयोग एक मौन आयोग हो गया है। एक व्यक्ति का आपने वायरल देखा होगा, एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 7 वोट डाला हूं। आप ही देखे होंगे, देखे कि नहीं नहीं देखे? नहीं नहीं, नहीं, आप देख लीजिएगा, होगा अभी भी। बिल्कुल। 7 वोट मैं डाला हूँ, वहां लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं निष्पक्ष चुनाव हुआ, तो जो उस चुनाव में वोट पड़े हैं, कितना वोट पड़ा है और कितना रियल चुनाव में, जो पहले चुनाव में वोट पड़ा है, कितना उपचुनाव में वोट पड़ा है, अंतर देखिए। लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया गया, खासकर यादव और मुसलमान। यदि वोट चोरी हो रहा है तो क्या ये जो वोट अधिक मिल रहे हैं या पड़ रहे हैं तो क्या ये केवल भाजपा को ही जा रहे हैं या फिर सभी दलों को जा रहे हैं? अभी तो कल मैं एक चैनल एक कवि को मैं सुन रहा था, और कवि की बात मुझे बड़ी सटीक लगा कि आप वोट कहीं पर भी दीजिए, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। तो जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी जिंदा है। जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, जैसे मछली जल से बाहर आते ही तड़पड़ाने लगती है, उस दिन जिस दिन ईवीएम खत्म हो जाएगी, बीजेपी तड़पड़ाने से बाहर आ जाएगी। और एक ज्वलंत उदाहरण आपको मैं बता दूं संस्कार जी, कि जितने बैलेट पेपर हुए हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, क्यों बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी जीतती है? आप परसेंटेज उठा के देख लीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश का। बैलेट पेपर में समाजवादी पार्टी पूरे पूरे विधानसभा में जीती है। आप पता पता कर लीजिए, कुछ ही ऐसी विधानसभा हुई जहां सपा न जीती। ये क्यों हो रहा है भाई? बैलेट पेपर में हम चुनाव जीत रहे हैं, बैलेट पेपर जो कर्मचारियों का वोट पड़ता है उसमें हम जीत जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? जो पढ़े लिखे तबका है, जो समझदार तबका है, जो बुद्धिजीवी तबका है, जो समाज को मार्गदर्शन देता है, उसके वोट में हम जीत रहे हैं। ईवीएम वाले वोट में कैसे हम हार रहे हैं? सोचने का विषय है ना। यदि इतना बड़ा आरोप है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को क्यों नहीं खटखटा रही विपक्ष? हमारे अभी माननीय हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अभी 4-5 दिन पहले एक चैनल पे बाइट दे रहे थे, बोले कम से कम वीडियो, आप वो भी संस्कार जी वीडियो देखे होंगे, मिल्कीपुर चुनाव में एक दरोगा पिस्टल तान रहा है महिला के सामने, मार देंगे, वो वीडियो, वो फोटो चुनाव आयोग को दे दिया गया। जब चुनाव आयोग ने कोई कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो हम लोगों ने ये भी देखे होंगे कि हम लोगों ने सफेद चादर चुनाव आयोग को देने का काम किया है कि आप मुर्दे हो गए हैं, लेकर सो जाइए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं आप लोगों ने खटखटाया? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हम लोग की बहुत सारी मांग चल रही है। हम लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव। आप जो ईवीएम बनाया उसके ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है संस्कार जी। जर्मनी में नहीं हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है। तो हम क्यों भाई, इतना टेक्नोलॉजी हमारी इतना आगे थोड़ी ना है कि हम अपने यहाँ ईवीएम से कराएं। क्यों ईवीएम से कराया जा रहा है भाई? सबको, बसपा को दर्द है, सपा को दर्द है, कांग्रेस को दर्द है, सभी क्षेत्रीय दल को लेके राष्ट्रीय दल तक सबको दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं आप करा लेते बैलेट पेपर से चुनाव? दूध का दूध पानी का पानी।
यानी बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो तो सरकार भाजपा की नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं। अब आगे भी नहीं बनेगी, 27 में भी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। नोट कर लीजिएगा, ये पोस्ट कार्ड पे आप नोट कर लीजिएगा, उस दिन चैनल पे चलाइएगा, नहीं बनेगी। भाजपा की कौन सी ऐसी नीति है जिसके कारण युवाओं को बहुत समस्या देखने को मिल रहा है? बेरोजगारी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी समस्या है आज। विश्वास करिए, बहुत मुझे दुख होता है। बहुत सारे लड़के इलाहाबाद में रह के बाल झड़ गए, वैकेंसी नहीं आ रही, तैयारी करके बच्चे बैठे हुए हैं, और परीक्षा भी हो रही है संस्कार जी, तो लीक, पेपर लीक। कौन ऐसा सब्जेक्ट है, कौन ऐसा नौकरी है जिसकी परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं? बताइए, यही उपलब्धि है ना भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो पढ़े लिखे का दर्द समझेगा। हम पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखे का दर्द समझते हैं। बताइए, जो माँ बाप, इस गरीब माँ बाप यहाँ से इलाहाबाद 10,000 5,000 रुपया कैसे करके से करके दे रहा है, और उसका बच्चे के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है, बच्चा देखता देखता उसका उम्र चली जा रही है, बताइए इसके लिए कौन दोषी है? आपने अभी बोला बेरोजगारी, हम्म, परंतु सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का रिपोर्ट है कि हम्म, 2013 में बेरोजगारी दर 8.9% था, हम्म। जो कि अभी के समय 2025 में 4.7 रह गया है, देखिए, आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? जो वो भारत आंकड़ा, वो सरकार नहीं देती है। नहीं, वो भाजपा के आंकड़े होंगे। आप किसी चट्टी चौराहे पे आप संस्कार जी पता कर लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, और आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि किस गांव में एक पुलिस और सिपाही नहीं हो गया? बताइए, मेरी टोला का किस गांव में नहीं हो गया? अगर अगर वर्दी दिख रही होगी तो उसी उसी वैकेंसी की वर्दी दिख रही है, उसमें कितना भ्रष्टाचार होगा? बताइए, हर गांव से गरीब के बच्चे गए। पर इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? रिपोर्ट के बारे में क्या कहना, वो भाजपा का बनाया हुआ रिपोर्ट है, हम उसको नहीं मानते। हम जो देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं, उन्हीं के अधिकारी बना रहे हैं, उन्हीं के अधिकारी रिपोर्ट बना रहे हैं, उन्हीं के अधिकारी सब कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री जी को ऐसे ऐसे ये चापलूसों से पूरे घिर गए हैं। ये पूरे सुन लीजिए, उन ऐसे ऐसे चापलूस अधिकारियों से घिर गए हैं मुख्यमंत्री जी, कि उनको जो रिपोर्ट दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, उसी को जानते हैं, ये जो जो वास्तविकता कुछ और ही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का जो मैंने रिपोर्ट बताया, ये पूरे देश का है। हम्म, दूसरी तरफ ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जब 13-14 के डाटा को हम लोग देखते हैं, आते थे, हम्म, और 2024-25 में अकेले खाते खुले हैं। हम्म। तो ऐसे में यदि बेरोजगारी है तो फिर ईपीएफओ में नए खाते कैसे खुल रहे हैं? अरे भाई, ये तो खाते, आप लोगों ने कहा कि 15-15 लाख जो लेना था, 15-15 लाख लेना था, जो आपके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बोले थे, इसी लालच में सब लोगों ने 15-15 लाख खाते में आएगा इसीलिए सब लोग खाता खुलवा लिए। और प्रोपोगंडा का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 15 लाख रुपया आप आज जाइए ना, तो किसी से कह दीजिए कि फिर खाता खोलना, खोल देगा। वो तो 15 लाख के लिए सब खाते खुल गए, और प्रोग्रेस हो गया, उसमें 200-400-500 बेचारे अपना डाले हुए हैं, वो भी खाता माइनस में जा रहा है। वो भी सुन लीजिए, वो भी खाता माइनस में जा रहा है, कितने लोगों के खाते माइनस में है। और उसका भी आपने क्राइटेरिया कर दिया, गरीब आदमी 500 रुपये डाला है, कोई 300 डाला है, कोई 200 डाला है, और उस खाते को आपने लिमिट कर दिया कि 2,000 रहना चाहिए, 1,000 रहना चाहिए, और नहीं रहेगा तो आपको माइनस होगा। ये कहाँ की नीति, ये कहाँ की नीति है, बताइए? ईपीएफओ में केवल उनके ही खाते खुलते हैं जो लोग कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी होते थे यानी भारतीय जनता पार्टी ने खूब नौकरियां दे दी, अभी ये मुझे ईपीएफओ के डाटा तो यही कहता है। ये नहीं है, हम नहीं मानते। आप पता कर लीजिए कितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में है, और आप यूथ हैं, आप खुद उस चीज को देख रहे हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भाजपा का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये हकीकत है? जब तक दंगा करने वाले खुद सत्ता में चले गए तो दंगा कहाँ से होगा, बताइए? जब दंगा करने वाले खुद सत्ता में चले गए तो दंगा कौन करेगा? दंगाई सत्ता में है, यानी जो लोग सत्ता में है वो दंगा वही करते थे। वही लोग करते और कराते थे। बिल्कुल, ये भी बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है? पेपर लीक हो रहे हैं, हर परीक्षाओं के बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। ये पेपर तो लीक हो रहा है पर भर्ती नहीं नहीं, प्रक्रिया। आउट हो जा रहा है तो कैसे उसको पारदर्शिता करेंगे? आखिर वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है। कौन सा ऐसा परीक्षा है जो लीक नहीं हुआ है? अभी बहुत जल्द कुछ लोग यूपी पुलिस में भर्ती हैं तो वो बिना लीक किए तो हुए होंगे।
नहीं तो लिख के नहीं हो आप, ये नहीं, पारदर्शिता का मतलब ये है कि आप परीक्षा लिख कर नहीं कराते तो हम कह देते कि पारदर्शिता हो रही है। एक ही परीक्षा को 5 बार कराइए तो उसपे क्या सरकार का पैसा नहीं खर्च हो रहा है? आपके अधिकारी, आपके कर्मचारी कैसे हैं कि पर्चा लीक हो जा रहा है भाई? कैसे है कि पर्चा लीक हो जा रहा है? शिक्षा सुधार का भी दावा करती है भाजपा सरकार, हाँ, तो इस पे आपका क्या कहना है? शिक्षा सुधार वही है कि दारू की दुकानें खोल दी जाती हैं और शिक्षा के मंदिर बंद कर दिए जाते जैसे कोई एक उदाहरण? हैं। जैसे एक उदाहरण करुणा देख लीजिए, दारू की दुकानें 4 दिन में क्यों खोल दिया गया था? यानी शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, ये शिक्षा केवल। शिक्षा में सुधार, ये सुन लीजिए, शिक्षा में सुधार कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी स्कूल में आप टीचर को ही निकाल रहे हैं। आप हमको बताइए कि टीचर जो एक मौजा नई बाजार का इस सेट साइड में है, सरारा मौजा है, और दूसरा मौजा भैंसा करा पे अंतिम छोर पे है। यहाँ का बच्चा अगर वो प्लेवे या प्री प्लेवे या क्लास 1 का है, वहां से वहां जाएगा। कई ऐसी जगह है जहाँ पे दूर के जाने पड़ रहे हैं। आपने स्कूल को कंबाइंड कर दिया, वहां से टीचर को आप रिमूव कर रहे हैं। तो आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं कि शिक्षा को, जब हम लोगों ने पीडीए पाठशाला चलाई, आप हम लोगों पे एफआईआर कर रहे हैं। तो कहाँ आप बढ़ावा दे रहे हैं? पीडीए के पाठशाला में ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। अरे, ऐसा बात नहीं है। ए फॉर एप्पल भी पढ़ाया गया। ए, पर ए फॉर अखिलेश अगर पढ़ाया गया तो वो अपवाद रहा होगा। आपके अधिकृत नेता ने ऐसा पाठशाला चलाया। बहुत से लोग हैं जो अखिलेश को चाहने वाले। ए फॉर अखिलेश हम भी कह रहे हैं। आप भी कह रहे हैं ए फॉर अखिलेश। हाँ भाई, ए फॉर अखिलेश हम भी कह रहे हैं। अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी ये पढ़ाएंगे? नहीं, हम खुद उस प्रोफेशन में है, और राजनीति से और शिक्षा का कोई वो नहीं। आपके गृह जनपद मऊ में विकास कार्य हो रहा है? कहने में गुरेज नहीं है कि जब से ए के शर्मा जी कैबिनेट में मंत्री हुए हैं, तो एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि मऊ में विकास की राजनीति के लिए सभी विधायक, नेता, सांसद होड़ लगी हुई है कि मेरा काम, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम की बात हो रही है। ये खुशी की बात है। ये इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम शर्मा जी आए तो विकास की राजनीति करी। आप जिस शर्मा जी की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं, ए के शर्मा जी, और विधान परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसे में मेरा अगला प्रश्न ये है, यानी आप ए के शर्मा जी के कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं, कार्य हो रहे हैं, जनपद में कार्य हो रहे हैं, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। कार्य, दोहरी अच्छे कार्य हो रहे दोहरी घाट में मेमो ट्रेन चलना और दोहरी घाट रोडवेज के लिए हैं। 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये व्यक्तिगत रूप से मैं शर्मा जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप शर्मा जी से कभी मिले? नहीं, मेरी कभी नहीं। भविष्य में मिलने की? हर एक कैबिनेट मंत्री है तो ऐसा नहीं है कि कहीं दिख गए, मिल गए तो मिल लिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यदि आप शर्मा जी से मिलेंगे तो क्या केवल शिष्टाचार मुलाकात होगी या किसी मांग पत्र को लेकर के मिलेंगे? नहीं, मांग पत्र को लेकर मिलेंगे। शर्मा जी चूंकि आईएएस कैडर के नेता हैं और काफी सूझबूझ वाले हैं। एक दिन कहे शर्मा जी, अभी जल्द ही बड़ा अच्छा वायरल हुआ है, दल से हट के मैं बात कर रहा हूँ, कि हम चाहते हैं कि मऊ जनपद में लोकल प्रतिनिधि हो, और उस वक्तव्य के शर्मा जी का मैं समर्थन करता हूँ। मऊ जनपद में किसी भी पद पे, सांसद, विधायक, जो भी पद है, मऊ के लोग, मऊ जनपद के लोग, अदर जनपद के लोग ना करें राजनीति। मैं दल से हटके कह रहा हूँ, और सभी दल को ये नसीहत भी दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप किसी भी दल से कोई लोकल प्रत्याशी आएगा तो हम लोग एक मुहिम छेड़ेंगे कि हम लोग लोकल को सपोर्ट करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी यदि किसी बाहरी प्रत्याशी को विधानसभा के चुनाव में उतारती है और वहीं भारतीय जनता पार्टी जनपद के ही किसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है, तो आपका समर्थन किसको होगा? मैं इस बार मूड बनाया हूँ, जो लोकल होगा उसका समर्थन होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा हक है, मेरा राइट है।
अजय यादव राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी भी उम्मीद होगी कि सांसद विधायक बने। जो भी मेरा भाई किसी भी दल में किसी भी विचारधारा से राजनीति कर रहा होगा, तो उसका भी विचार होगा कि मैं कल सांसद विधायक बनूंगा। इसलिए सभी लोग अपने विधानसभा में जाएं, और ये मऊ और मधुबन और घोसी और सदर सबको विधानसभा के बाहरी लोग छोड़ दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो पार्टी निष्कासित कर दे तो कोई बात नहीं, पार्टी निष्कासित कर देगी, समाज सेवा जारी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात आप जिला पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं, ऐसा मैंने परिचय के क्रम में बताया। तो नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने चुनाव को लेकर के क्या कुछ योजना बना रहे हैं? पहले तो संस्कार जी मैं आपको बता दूं कि विगत 4-5 सालों से मैं पिछले बार की जिला पंचायत प्रत्याशी के क्रम में था, लेकिन कुछ कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन तब से मैं लोगों के, आप देखते भी होंगे कि सबसे ज्यादा लोगों के सुख दुख में सहभागिता करता हूँ। और संस्कार जी, राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, दिल की बात कह रहा हूँ। मैं अगर किसी दुख और दर्द में पहुंच जाता हूँ या किसी की सेवा कर देता हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। जैसे मैं आपके आने के पहले एक मेरे दरवाजे पे कैंसर का पीड़ित व्यक्ति था, विश्वसवती मैं बात जी। कर, और उसने बताया, मैंने तुरंत उसका सहयोग किया। जितना मेरी क्षमता थी, क्षमता से बढ़ के सहयोग, और मैं सहयोग करता हूँ संस्कार जी, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। ये मेरी दिल की बात है। अगर मैं जिस दिन नहीं करता हूँ, उस दिन मुझे सुकून नहीं मिलता। ये मैं सेवा के लिए राजनीति करता हूँ, न कि धन के लिए। और विश्वास आप दिला दूं कि मेरे भाइयों के मैं फ्यूल से चलता हूँ। मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों के जो अपनी मेहनत के पसीने की कमाई से जो पैसे देते हैं, उनकी कमाइयों से मैं चलता हूँ, उसका फ्यूल अपनी गाड़ी में खर्च करता हूँ, और लगातार लोगों के सुख दुख में लगा रहता हूँ। अगर अवसर मिला तो एक संस्कार जी पोस्टकार्ड चैनल में आप मैं बता दूं, कोई जानेगा कि जिला पंचायत सदस्य अजय यादव है, और कोई वार्ड से रही जिला पंचायत का क्षेत्र है, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष की दिशा और दशा नहीं तय करेगी, तो बताइएगा। आप खुद को नेता मानते हैं या कार्यकर्ता? मैं एक समाज सेवी हूँ, और एक छोटे मोटे सिपाही हूँ समाजवादी पार्टी का। तो चुनाव आप समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे या फिर आवेदन रहेगा पार्टी का, आवेदन रहेगा, समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। आगामी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो इसमें हम्म। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप से कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनेंगे या फिर देखिए, ये तो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, कुछ ऐसे चुनाव होते हैं, उपचुनाव, इस तरह के चुनाव होते हैं। सत्ता में साम दाम दंड भेद सब अपना के, और आज की डेट में हमको लगता है कि एक दो ही होंगे, दो चार ही होंगे। आजमगढ़ है, सैफई है, ऐसे ही जनपदों में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष है। कुछ ही ब्लॉक प्रमुख होंगे, जैसे घोसी में है, तो गिने चुने ही होंगे। ये सत्ता का चुनाव है, और सत्ता के चुनाव में अगर मैं कल चुनाव लड़ गया तो मेरी जमीन नाप दी जाएगी, बुलडोजर लेके खड़ा कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिए जाएंगे, तो कौन सरकार से नहीं, सब लोग लड़ पाते। जब आप कह रहे हैं कि ये चुनाव सत्ता का होता है, तो क्या हम ये समझें कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी की होते? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चुनाव सत्ता का ही होता है, जिसके सरकार उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। घोसी लोकसभा के वर्तमान सांसद माननीय राजीव राजी के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अभी कार्यकाल बहुत बीता नहीं है, लेकिन उनके कार्यों से मैं संतुष्ट हूँ। अभी मैंने 3-4 प्रस्ताव दिए थे। एक लामी में लाइट का दिया था, एक अम्बेडकर मूर्ति पे लग गया होगा, आप आए होंगे देखेंगे, एक नवनीतपुर का मंदिर पे लग गया है, और एक हाईवे पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है घर के पीछे कॉर्नर पे, वहाँ पे लाइट, 4-5 लाइट दिए हैं, और बाकी कई कार्यों का स्वीकृति होगा। और एक सबसे बड़ा कार्य मैंने सांसद जी से व्यक्तिगत कहा जी। कि इस लोकसभा के चुनाव में दलितों ने झूम झूम के वोट दिया है, तो दलितों के लिए सांसद जी कुछ करिए। तो सांसद जी ने अभी जल्द ही 3-4 दिन पहले एक अम्बेडकर पार्क बन रहे हैं भगवान चक में, मेरे व्यक्तिगत प्रस्ताव पे सांसद जी ने वहाँ पार्क में, हमको लगता है 12 लाख कुछ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद घोषी को
हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बात को आप स्वीकार करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पार्क बन रहे हैं उसकी चार दीवारी का पूरा खर्च उठाए। यानी सांसद जी के कार्यों से आप 100% हाँ, संतुष्ट हैं। संतुष्ट, संतुष्ट। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में गए थे, जी। तो वहां से जुड़ी कुछ विशेष घटनाएं जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। हाँ, देखिए ये तो मेरा बहुत स्मरणीय पल था कि मैं बैठा हूँ सामने, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य वहाँ बैठे थे और जिसको देखने के लिए लाखों लाखों भीड़ टूट जाती है, उसको हम लोग शालीनता से देख रहे थे और सामने ही थे। और जिस सांसद जी को कभी नहीं देखे थे, जिस मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखे थे, नॉर्मल तरीके से लोग बैठे हुए थे और सब बात हो रही थी। बड़ा ही अनुभूत बहुत रहा था कि कितना अच्छा पल है, कितना स्मरणीय पल है। और वास्तव में हम लोगों का जो लोकतंत्र का मंदिर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जब आप कह रहे हैं कि कभी नहीं देखी थी, तो इसका मतलब ये कि प्रत्यक्ष रूप से आपने बिल्कुल। नहीं देखा था, टीवी और मोबाइल के माध्यम से तो जरूर देखा होगा। हाँ, तो उतनी इंटरनल चीजें नहीं देख पाएंगे। अब जो महसूस करने जैसे, जब जिस माइक पे हम लोग बैठे थे वहां पे वो ट्रांसलेटर वाला माइक लगा था, कान में लगाइए, ऐसे लगाइए, लगाने के बाद सिर्फ 1 नंबर पे हिंदी आ जाएगा, सेकंड पे उर्दू आ जाए, इंग्लिश आ जाए, सभी भाषाओं का था। और हम लोग के बगल में वहाँ के अधिकारी बैठे हुए थे, हम लोग की हर एक एक्टिविटी को देख रहे थे। आप जैसे पैर हिला नहीं सकते हैं, आप जूता निकाल नहीं सकते हैं, अपने जेब में कुछ रख नहीं सकते हैं, मफलर तक बाहर निकाल दिया गया। मतलब बहुत सेफ्टी और बहुत सुकून, बहुत इसका श्रेय आप किसको देंगे। मैंने सांसद जी को देंगे। हम अपने साथ 3-3 हमारे दोस्त थे, हमारे साथ जो गए थे, हम अपने दोस्तों को भी दिखवाए जो एक बलिया के रहने वाले थे और एक मेरे दोस्त दूसरे जनपद के रहने वाले थे। अपने जनपद से मैं स्वयं था। तो संसद भवन जाना, इसकी सूचना आपको कब मिली, माननीय सांसद जाना, हम गए थे, सांसद जी हमको बुलाए थे, कुछ मेरा व्यक्तिगत काम था। जी। उस काम के लिए बुलाए थे तो मैंने सांसद जी से एक बार फोन किया कि भैया घूमना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत पास बनवा के और मुझे फोन कराया। उसी दिन अखिलेश यादव से भी मैंने मिला। जी। और मेरा दुर्भाग्य था कि अखिलेश जी से मैं सुबह गया, नहीं मिल पाया, फिर शाम को गए, फिर उनके आवास पे देता तो फिर फोन आया सांसद जी की, जल्दी पहुंचो, वो पास बन के तैयार है, वो वेट कर रहा है। मैं तुरंत फिर गाड़ी पकड़ा, फिर वहां पहुंचा। मतलब बड़ी भाग दौड़ की स्थिति थी। लेकिन दिल्ली में मैंने अखिलेश यादव जी से, धर्मेंद्र जी से सबसे मुलाकात की और वहाँ सांसद नॉर्मल तरीके से मिल रहे थे। अगर किसी से बहुत व्यक्तिगत मिलना है तो दिल्ली जाते हैं। बहुत अच्छी बात। आप प्रदेश के सचिव हैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के, ऐसे में अखिलेश जी से मिलना आपके लिए आसान होगा, तो अखिलेश जी से मिलते हैं तो कैसा ऊर्जा आपको मिलता है। भाई एक ऐसी ऊर्जा मिलती है कि हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं साल भर के लिए, 1 साल के लिए रिचार्ज हो जाते हैं। अखिलेश जी से जुड़ी कोई घटना जो आप साझा करना चाहें। पिछले साल इसी मंथ में हम लोग की प्रदेश स्तर की मीटिंग थी, जनवरी। जनवरी। और यूथ की मीटिंग थी, तो यूथ की मीटिंग में कोई बाहर ही नहीं जाता है, ना मोबाइल लेके जा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं 7 मिनट अकेले बाई फेस अखिलेश जी से बात किया खड़ा होके। और आपका भाई प्रेजेंटेशन रखता है पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद से, हर जनपदों से 1-2 लोग आए थे, जिसमें आपके जनपद का भी आपका भाई था। और मैं प्रेजेंटेशन रखा और अखिलेश जी 7 मिनट मेरी वार्ता हुई कुछ मुद्दों पे। मैंने अखिलेश जी से उस शर्त को कहा कि भैया ये चीजें बीजेपी की सरकार में गलत हो रहा है। तो बल्कि उसके बाद जब मैं बैठ गया तो अखिलेश जी कम से कम 7-8 बार मेरे नाम लिए। कुछ ऐसा मुद्दा था जो मैं नहीं बता सकता, सरकार की नीतियों के खिलाफ मैंने वहाँ अखिलेश जी से शेयर किया। तो 7-8 बार मुझे व्यक्तिगत नाम लिया, ओ फलाने वाले, ओ फलाने वाले, हाँ उसी की जरूरत है। तो व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी कई बार, और आपसे भी मैं कह रहा हूँ, एक बार अगर अखिलेश जी से आप मिल जाएंगे तो अखिलेश यादव जी के दीवाने हो जाएंगे। ऐसे शख्सियत है माननीय अखिलेश यादव अखिलेश जी ने आपकी बड़ाई की, ऐसा आप बता रहे हैं। जी। वहीं आपके प्रभार वाले जनपद देवरिया में सभी विधानसभा की सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो क्या इसकी भी सूचना अखिलेश जी को है। बिल्कुल सूचना है, तो ये पता है कि अजय जी ही उस जिले के प्रभारी हैं। बिल्कुल सूचना है। देखिए क्या है, वो लोग झूठ बोल के चुनाव जीतते हैं और जनता, हम एक शब्द में कह दें
पिछले चुनाव में बहुत नजदीक से मैं चुनाव को देख रहा था, बहुत एनालिसिस कर रहा था। सरकार भीड़ ऐसी आ रही थी कि संस्कार जी की लग ही नहीं रहा था कि सरकार नहीं बनेगी। लेकिन सब पे मैं, मेरा जो एनालिसिस है व्यक्तिगत, सब पे केवल दो चीज बीजेपी का भारी पड़ गया। एक उसका अनाज, जी। और एक उसका किसान सम्मान। मेरा जो व्यक्तिगत सोच ये लाभ जो जनता को मिल रहा है, तो ये सही तो है ना? है। हाँ सही है, सही है, लेकिन बेरोजगारी की दर बदल रही है, बढ़ रही है। लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। अनाज मिल जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग हो रहा है। अनाज वो ऐसे ऐसे अपात्रों को भी मिल रहा है जिनको नहीं चाहिए, और सब लोग उसके आदी बढ़ते जा रहे हैं। आज के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाह रहे। आप बेरोजगार बना के लोगों को केवल खाने का और जीने की सहारा दे रहे हैं, इससे अच्छी बात नहीं है। उनको रोजगार स्वावलंबन दीजिए, रोजगार पैदा करवाइए, फैक्ट्री लगवाइए। मैं उसका समर्थन नहीं करता उस नीति का। हाँ, किसान सम्मान निधि का मैं समर्थन करता हूँ। वो किसान के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मैं नहीं करता। अगला प्रश्न मेरा जो है वो ये है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सहित विपक्ष का ये कहना है हम्म, कि अभी कुछ दिन पूर्व हम्म, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए हम्म, पंकज चौधरी जी, हम्म, और वहीं राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए नितिन नवीन जी। हम्म, ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि अखिलेश जी का कहना है कि पिछड़ों को फिर से एक बार पीछे किया जा रहा है, वहीं सामान्य वर्ग से आने वाले नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो ये उनका आरोप है कि पिछड़ों को पीछे किया जा रहा है। वहीं भाजपा का कहना ये है कि हम छोटे कार्यकर्ताओं को भी अवसर देते हैं राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करने के लिए। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये अवसर दिया जा रहा है या फिर पिछड़ों को पीछे किया जा रहा है? नहीं, इस चीज पे देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जिसके आप संकेत कर रहे हैं, चौधरी जी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को मैं अंदर से बधाई देता हूँ। और खासकर पूर्वांचल के हैं, और मैं शिक्षा दीक्षा भी गोरखपुर से हुई है, तो काफी उनका वर्चस्व गोरखपुर में। और योगी आदित्यनाथ जी को जो इंजन है बीजेपी के, जो दिल्ली वाले इंजन है, उत्तर प्रदेश वाले इंजन है, तो दोनों इंजनों में बार बार टकराहट होती रहती है। तो जो योगी जी को निपटाने के लिए, उनके वर्चस्व को कम करने के लिए पंकज चौधरी जी को बनाया गया है। और नितिन नवीन जी की जी बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। वहाँ एक कार्यकर्ता का भी बहुत सम्मान है। कौन कार्यकर्ता कब कहाँ चला जाएगा, इसकी कोई वो नहीं। इस चीज के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी लाइन से हटके समर्थन इस समाज चीज। समाजवादी पार्टी में भी ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कोई नहीं जान रहा था। अरविंद गिरी जी। अ, अरविंद गिरी जी की जब बात आप कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अरविंद गिरी जी बूथ के अध्यक्ष से शुरू किए, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और मेरी जो पहली परिचय हुई थी अरविंद गिरी जी से, तो मेरे एक मित्र हैं राजीव सिंह, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि लिया के अरविंद गिरी जी हैं। और चौहान सम्मेलन था वहाँ में, और अरविंद गिरी जी से मेरा वहाँ पहली बार मुलाकात हुई। अखिलेश जी आए हुए थे, तो जो आम जनमानस का जगह था, वहीं गिरी जी खड़े थे, और एक रिंकू भैया हैं, दोनों खड़े थे। तो मैंने गिरी जी से रूबरू हुआ, तो अखिलेश जी ने अपने छोटे से कार्यकर्ता से वो संकेत करके ऐसे बोले कि ये देखिए, कुछ लोग बलिया से भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। तो एक छोटे से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरविंद गिरी जी का बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है प्रदेश अध्यक्ष जी का, लेकिन आज प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो चुनाव भी लड़े थे विधान परिषद का बलिया से, पर हार गए। फिर मैं वही बता रहा हूँ कि सत्ता का चुनाव है, धन बल का चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इतना अकूत संपत्ति है कि लोगों को वोट खरीद ली। अगर अजय यादव जी राजनीति में नहीं होते तो फिर क्या कुछ होते? मैं अगर राजनीति में नहीं होता, तो मैं विश्वास आपको दिला रहा हूँ कि मैं बीएससी बड़ी मेहनत से किया हूँ, जी। और एमएससी भी बहुत मेहनत से किया हूँ। कुछ इसलिए संक्षेप से। मैं बायोलॉजी से, बीएससी और एमएससी जी। बॉटनी से है। जी। और मैं बता दूं कि वास्तव में कहीं नौकरी कर रहा होता, और मेरे सभी दोस्त
हमको लगता है कि आईआईटी भारत की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है जहाँ मेरे दोस्त इसमें रिसर्च न कर रहे हो, या कोई ना कोई। विदेशों में बहुत सारे मेरे दोस्त। यानी राजनीति में अकेले अजय यादव जी ही हाँ, अपने बैच से तो मैं ही हूँ, और सब सपोर्ट करते हैं। कई सारे एमबीबीएस है, मुझे कोई भी बात रहती मैं फोन कर देता हूँ आपको। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में देख लीजिए, नानपारा में है मेरे दोस्त है, एमबीबीएस है। सीएस पवारी है, आजमगढ़ में है। दरोगा तो हमारे कम से कम 10 होंगे, सिपाही हमारे 10 होंगे। सब दोस्त हमारे सिलेक्टेड। आपने अपने वक्तव्य में एक बार जिक्र किया महंगाई का, एक बार गरीबी का। ऐसे में गरीबी को भी देखा जाए तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद मलिक ने एक शोध पत्र जारी किया, जिसके अनुसार 2011-12 में भारत की गरीबी दर 21.9% थी। वहीं आज के समय 2025 में जब हम इसकी बात करें तो इस शोध पत्र में उन्होंने बताया है कि मात्र 2.3% ही गरीबी रह गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? उनके जो आंकड़े हुए वो हवा हवाई है। अभी संस्कार जी, आप गांव में जाइए, स्थिति देखेंगे, मैंने विश्वास करिए, बड़ा दयनीय स्थिति है। बहुत दयनीय स्थिति है। आप यहाँ छोड़ दीजिए भाई, मैं अभी गया था, मेरा एक दोस्त बैंक मैनेजर है, मेरे साथ मेरा पार्टनर है, सेम नाम है, अजय नाम है। मैं गया था अभी यहाँ पे, गुन्नौर विधानसभा पड़ती है, गुन्नौर, संभल में मैं गया था। याद है, इतना गरीब है, इतना गरीबी है। अभी वहाँ बैलगाड़ी चल रही है, मैं देखा अभी 2 साल पहले बैलगाड़ी चल रही है। महिलाएं अभी खेतों में सब काम कर रही हैं। शिक्षा दर, संयोग था कि वो बैंक मैनेजर है, तो मैं बैंक में बैठा था, और हमको लगता है संस्कार जी की 50 तो पर्ची आई होगी, उस 50 पर्ची में 5 सिग्नेचर रहे होंगे। ये है शिक्षा दर, ज्वलंत उदाहरण, वो भी दिल्ली से सटा हुआ है। ये स्थिति है। और गरीबता, मैंने बहुत सारे लोग वहाँ केसीसी लिए थे, तो संयोग से मैं उसके साथ गया था, तो घूम रहा था, तो मैं गया, मैं जब देखा ना, भाजपा से बड़ी लोगों की जो दिशा दशा देखा तो बहुत कष्ट। अभी गरीबी है, पता न कौन से आंकड़े, को लग रहा है 15 लाख वाले आंकड़े पेश कर रहे हैं। बाकी उस आंकड़ों में मुझे विश्वास नहीं है। गरीबी दर अगर देखना है तो अभी चले जाएंगे मरी यूनिवर्सिटी। अभी आपके भी क्षेत्र में बहुत स्थिति खराब है, दवा के लिए पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, बहुत स्थिति खराब है सर। पता नहीं कौन सा आप आंकड़ा लाए हैं। विपक्ष के लोग किसी आंकड़े को मानेंगे नहीं, चुनाव आयोग को मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे नहीं, ईवीएम को मानेंगे नहीं, तो फिर कैसे नहीं, उनको। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, ईवीएम को नहीं मानते हैं। क्यों क्यों, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, क्यों? जहाँ ईवीएम जो देश ने बनाया वो ईवीएम इस्तेमाल नहीं करता, इसका आप ही जवाब दे दीजिए, बता दीजिए। जो ईवीएम बनाया है वो ईवीएम ईवीएम को स्वयं इस्तेमाल नहीं कर रहा है। जो हमसे हाईटेक देश है, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी का जवाब दे दीजिए। हाईटेक की जब आप बात कर रहे हैं तो अपना भारत भी तो तकनीकी के क्षेत्र में अग्रसर है। बिल्कुल। देश की बात आएगी तो देश के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं। मेरा लास्ट और अंतिम प्रश्न जो है आपसे वो ये है कि माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए प्यारा संदेश आपका क्या है? देखिए, फिर मैं कुछ मुद्दों पे मैं मोदी जी का समर्थन करता हूँ। नहीं, पत्रकारिता के नहीं, विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश है आपका? जैसे देखिए, मेरे भी कई सारे मित्र पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। वह पत्रकारिता एक स्वतंत्र स्तंभ है, और आज के पत्रकारिता की जो अ, देख रहे हैं परिदृश्य, हमको तो लग रहा है कि 50% बीजेपी लड़ती है, 50% मीडिया लड़ती है। जो बीजेपी की गोदी मीडिया है, 50% वो लड़ती है। मैं चाहूंगा संस्कार जी, आप पे बहुत होनहार और बहुत ऊर्जावान, बहुत शालीन, आप अभी छात्र हैं। मैं चाहूंगा कि सब कुछ, सच्चाई को कोई काट नहीं सकता। आज रवीश कुमार अगर किसी चैनल में नहीं है तो उनको जाके देख लीजिए, उनको सुनने वाले लोग नहीं हैं। प्रसून बाजपेयी अगर नहीं है तो उनको सुनने वाले लोग को जाके देख लीजिए।
अभी भी पत्रकारिता जो ईमानदार पत्रकार हैं, उनकी बहुत ही जरूरत है। और मैं आपको और जितने भी बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, मैं उनसे अ, एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अपने कर्तव्य पे सही सही मार्गदर्शन के साथ किसी के छोटे से प्रलोभन के साथ अपने मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को मत खींचिएगा। तब तो आपकी पत्रकारिता बहुत चरम पे जाएगी। और मैं फिर पुनः बधाई दे रहा हूँ कि देखिएगा आप आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों को छूएंगे। और पत्रकारिता के जितने भी क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जो गोदी मीडिया वाला जो एक टैग लग गया है, विश्वास करिए कोई टीवी नहीं देख रहा है, चैनल में कोई समाचार नहीं सुन रहा है, इतना गोदी मीडिया, मोदी 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 मोदी। बिल्कुल उस चीज को आप लोग, आपसे एक निवेदन है कि उस चीज का टैग आप लोग हटाने का कार्य करें। आपने सबके साथ-साथ पत्रकारों को भी कहीं न कहीं अपने वक्तव्य में लपेट लिया। ऐसे में मैं आपको बता दूँ, जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी, 2014 में जब वो एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, तो दूरदर्शन ने उनका 56 मिनट का इंटरव्यू लिया और उसको भी नहीं दिखा रहा था। तो प्रसार भारती को जब ये सूचना मिली, तो प्रसार भारती के दबाव में आकर के दूरदर्शन ने उस 56 मिनट के इंटरव्यू को केवल 34 मिनट के लिए दिखाया। तो ऐसे में मुझे लगता है, जिस प्रकार आपने कहा कि सत्ता का ये चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख और कुछ और चुनाव, ठीक उसी प्रकार कहीं न कहीं सत्ता की आ मीडिया होती है। सत्ता की मीडिया होती है, यदि आपके नज़र से देखा जाए तो। क्योंकि किसी मुख्यमंत्री को बैन रखना, मुझे नहीं लगता है कि ये स्वतंत्र मीडिया का पहचान है। ऐसा कार्य यूपीए के गवर्नमेंट में भी हुआ है। देखिए यूपीए की गवर्नमेंट में अगर कार्य हुआ है तो इतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना इस समय हुआ है। मुख्यमंत्री को बैन रखना, अब ये मेरे नॉलेज में, इस पे मैं देख कमेंट नहीं लीजिएगा, करता, मेरे नॉलेज में। लेकिन जो आप कह रहे हैं, यानी अब इंटरव्यू क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी देते हैं? देते तो है चुनाव में। क्या वही तो मोर लेके देते हैं, कभी कुछ लेके देते आपने अपना बहुमूल्य समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हैं और आप। आपसे ये कहना है कि ऐसे और इंटरेस्टिंग रिव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद राष्ट्री को। धन्यवाद। धन्यवाद।